उनके बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति जिसने पृथ्वी को रोशनी से सजाया। अगर आज बटन जलाते ही रोशनी हो जाती है, रेफ्रिजरेटर से ठंडी बर्फ मिलती है या आप इलेक्ट्रिक कार की सवारी करते हैं तो आपको उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए, जिसे अगर मैं दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक कहूं तो उसके आविष्कार इस बात को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी सोच अपने समकालिक वैज्ञानिकों से कहीं आगे थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की। लेकिन मानव जाति का भविष्य संवारने वाला यह व्यक्ति अंत में गरीबी और तंगहाली में एक होटल के कमरे में मृत मिला, जिसमें यह पिछले 9 साल से अकेला रह रहा था। 10 जुलाई को जन्मे निकोला टेस्ला के जन्मदिन के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं और उनके महान आविष्कारों की बात इस वीडियो के माध्यम से आज करते हैं। 10 जुलाई 1856 को आज के समय के क्रोएशिया के एक छोटे से गांव स्मिल्जन में एक सर्बियन पादरी के घर चौथी संतान के रूप में निकोला का जन्म हुआ। उनके परिवार के अनुसार जन्म के समय तूफान और कड़कड़ाती बिजली को देखकर नर्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि ही विल बी द चाइल्ड ऑफ डार्कनेस, परंतु उसकी मां ने कहा कि नो, ही विल बी ए चाइल्ड ऑफ लाइट, और मां की कही बात समय के साथ बिल्कुल सच साबित हुई। 5 साल की उम्र में निकोला के सामने इनका भाई घोड़े से गिरकर मर गया था, जिस घटना को ये अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाए। बचपन में ही इनके दिमाग में विजुअल्स आते थे और इन्हें एक सफेद रोशनी दिखाई देती थी। टेस्ला कहते थे कि जब भी ये कोई मुसीबत में होते थे तो एक सफेद रोशनी से इन्हें उस चीज का समाधान मिलता था। बचपन में ही टेस्ला गणितीय समस्याओं को हल करने में बड़े माहिर थे और इनके स्कूल के टीचर्स भी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बचपन में इनके पिता निकोला को अपनी ही तरह एक पादरी बनाना चाहते थे। एक बार बचपन में निकोला बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और किसी भी डॉक्टर का कोई भी इलाज इन पर असर नहीं कर पा रहा था। तब निकोला ने अपने पिता से कहा कि अगर आप मुझे पादरी ना बनाकर इंजीनियरिंग स्कूल में एडमिशन दिला देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अपने बच्चे की हालत और उसकी जिंदगी की उम्मीदों को देखते हुए उसके पिता ने हाँ कर दी और एक चमत्कार की तरह निकोला ठीक हो गए। इंजीनियरिंग के दौरान उन्हें जुए की लत लगी और वे अपने ट्यूशन और पढ़ाई का खर्च भी लगभग इसमें उड़ा चुके थे। हालांकि वो बाद में पैसे जीत कर अपने पेरेंट्स को लौटा देते हैं, परंतु जुए की लत की वजह से उनकी पढ़ाई का नुकसान हो चुका होता है और वो समय पर तैयारी नहीं कर पाते और कॉलेज से और समय मांगने पर कॉलेज उन्हें मना कर देता है, जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाते और डिग्री से वंचित रह जाते हैं। इसी वजह से वो अपने परिवार और दोस्तों से भी कट जाते हैं और उनके दोस्त ये समझ लेते हैं कि किसी झील में डूबने से उनकी मौत हो चुकी है। परंतु वो कहते हैं ना कि ठोकरें खाकर ही इंसान सीखता है। वो वापसी करते हैं और सन 1881 में बुडापेस्ट के एक टेलीग्राफ कंपनी बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर के पद पर नौकरी उन्हें मिल जाती है। इस पद पर रहते हुए उन्होंने संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया, लेकिन उन्होंने इस पर पेटेंट आवेदन नहीं किया। इसके 1 साल बाद यानी सन 1882 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी फ्रांस में नौकरी कर ली और विद्युत उपकरणों के डिजाइन में सुधार करने लगे। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ दुनिया के 2 महान वैज्ञानिकों के टकराव का दौर, जब जून 1884 में उनका ट्रांसफर न्यूयॉर्क कर दिया गया। टेस्ला ने एडिसन के सामने उनकी मोटर और जनरेटर को ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा। एडिसन ने टेस्ला को कहा कि यदि वह इस कार्य को करने में सफल हो गए तो उन्हें $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने अपनी मेहनत और काबिलियत से ऐसा कर दिखाया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गए। एडिसन ने अपने वादे को अमेरिकन हास्य यानी कि अमेरिकन ह्यूमर कहकर टेस्ला का मजाक उड़ाया, तो इसके बदले में गुस्से में टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की। इस कंपनी में उन्होंने डायनेमो इलेक्ट्रिक मशीन कम्यूटेटर का आविष्कार किया। यह उनका अमेरिका में पहला पेटेंट था। इसी कंपनी की मदद से इन्होंने एसी करंट की उपयोगिता को दुनिया के सामने रखा। दोस्तों, वो समय था एडिसन के डीसी करंट का टेस्ला के एसी करंट से लड़ाई का। उस समय अमेरिका में एडिसन की बनाई हुई डीसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू थी। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट ऐसी विद्युत धारा को कहते हैं जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे कि विद्युत सेल से बनने वाली धारा। टेस्ला ने डीसी की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और एसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू करने की बात कही। एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इस धारा की यह विशेषता होती है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाकर काफी दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि डीसी में ऐसा संभव नहीं होता। साथ ही एसी चलित मोटर और उपकरणों में डीसी की अपेक्षा कम बिजली खर्च
खर्च होती है। चूंकि उस समय तक डीसी सिस्टम काफी बड़े पैमाने पर लागू था और एडिसन की कंपनी डीसी उपकरणों को ही बना रही थी, अतः एडिसन ने इस नए सिस्टम का भरपूर विरोध किया। एडिसन ने एसी करंट का डर पैदा करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि एक हाथी को लोगों के सामने करंट से मारकर एसी करंट की नष्टकारी शक्ति से डराया। परंतु हर घर में बिजली सिर्फ अल्टरनेटिव करंट से ही पहुंच सकती थी और इसी के चलते अंततः टेस्ला की विजय हुई। चलिए बात करते हैं टेस्ला के द्वारा किए गए आविष्कारों की। टेस्ला ने चक्रीय चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की। इसके बारे में आप गूगल करके और अधिक जान सकते हैं। उनका एक और महत्वपूर्ण आविष्कार एसी विद्युत मोटर है, जिसने डीसी विद्युत सिस्टम को पूरी तरह से हाशिए पर ला दिया था। टेस्ला ये जानते थे कि बिजली को यांत्रिक शक्ति में बदलने के लिए मोटर सबसे कारगर तरीका था। उन्होंने मोटर का पेटेंट करवाया और अगले वर्ष अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में इसे दिखाया, जिसने इलेक्ट्रिक मार्केट के एक प्रमुख खिलाड़ी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान आकर्षित किया। टेस्ला ने एसी मोटर के लिए वेस्टिंगहाउस को $60,000 में पेटेंट का लाइसेंस दिया और स्टॉक की रॉयल्टी भी प्राप्त की। वेस्टिंगहाउस ने उन्हें $2,000 प्रति माह पर एक सलाहकार के रूप में काम पर रखा, जो आज के लगभग $50,000 प्रति माह के बराबर है। उन्होंने नियाग्रा फॉल्स पर पहला जल विद्युत पावर स्टेशन तैयार किया, जिसके बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एसी विद्युत वितरण सिस्टम को स्वीकार कर लिया गया। 1887 में टेस्ला ने एसी करंट से चलने वाली पहली इंडक्शन मोटर बनाई। इस आविष्कार ने टेस्ला के लिए सफलता के रास्ते खोल दिए। इसके बाद के वर्षों में टेस्ला और एडिसन के मध्य प्रसिद्ध डीसी करंट और एसी करंट का युद्ध चला और अंत में जीत टेस्ला की हुई। यह माना जाता है कि टेस्ला ने सन 1895-96 में एक्सरे किरण की खोज कर ली थी, जो कि रॉटजैन के सन 1996 की खोज से पहले की थी। लेकिन उनकी प्रयोगशाला में लगी आग से सारे उपकरण जलकर राख हो गए, जिसकी वजह से वो इसका पेटेंट नहीं करवा पाए। टेस्ला ने साल 1891 में टेस्ला कोइल का आविष्कार किया था। दरअसल टेस्ला कोइल एक तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, जिसकी मदद से कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जा सकती है। आज के समय में उसका इस्तेमाल रेडियो से लेकर टीवी और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों में हो रहा है। इसके अलावा वायरलेस ट्रांसमिशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यूं तो हम सब जानते हैं कि मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन यह तथ्य है कि इस आविष्कार में टेस्ला का भी योगदान कम नहीं है। उसी ने यह सिद्धांत दिया था कि वायुमंडल के बाहरी आयन मंडल से होकर रेडियो तरंगे पूरी दुनिया में भेजी जा सकती हैं। उसने रेडियो में प्रयुक्त होने वाली टेस्ला रॉड का भी आविष्कार किया था और उसका रेडियो के असली आविष्कारक को लेकर मार्कोनी के साथ काफी लंबा मुकदमा भी चला था। एक लंबी लड़ाई के बाद अंततोगत्वा जो फैसला था वो मार्कोनी के पक्ष में दिया। हालांकि इसके पीछे अभी भी कारण स्पष्ट नहीं है कि वो फैसला अचानक से कोर्ट ने क्यों दिया। टेस्ला ने ही वायरलेस पावर सप्लाई का विचार दिया, जो बाद में लेजर किरणों का आधार बना। अपने एक प्रेजेंटेशन में उन्होंने लाखों वोल्ट की आकाशीय बिजली बनाकर सबको दंग कर दिया था। एक बार उसने अपने उपकरण टेस्ला स्कोप पर कुछ अज्ञात सिग्नल रिकॉर्ड किए, जो उसके अनुसार किसी अन्य ग्रह से भेजे जा रहे थे। सन 1899 तथा 1900 के मध्य कोलोरेडो वाटरफॉल में एक प्रयोग के दौरान उन्होंने कृत्रिम विद्युत तड़ित का निर्माण कर सबको चकित कर दिया। टेस्ला के महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक टेस्ला टावर, जो कि सरकार, बिजली कंपनियों और पैसे की कमी के कारण पूरा नहीं हो पाया। सन 1901 में टेस्ला ने एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट पर काम किया। वह क्रांतिकारी काम तार के बगैर असीमित बिजली की आपूर्ति से संबंधित था। आज टेस्ला द्वारा किए गए कामों का नतीजा ही है कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर वायरलेस इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काम हो रहा है तो उसका श्रेय भी टेस्ला को ही जाता है। टेस्ला ने पूरी दुनिया में तार का इस्तेमाल किए बगैर बिजली की सप्लाई देने का सपना देखा था और इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग द्वीप के शेयर होम में अपना एक लैब खोला था। लैब में 185 फीट ऊंचा एक टावर बनाया गया था, जिसके ऊपर 65 फीट ऊंचा एक कॉपर का गुंबद नुमा ट्रांसमीटर था। टेस्ला इस टावर की मदद से सिग्नल का संचार और पूरी दुनिया को बिजली की सप्लाई देना चाहते थे। उनके इस प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता जेपी मॉर्गन ने मुहैया कराई थी, लेकिन बाद में मॉर्गन ने उनको वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया। मॉर्गन को ऐसा लगा कि उसे टेस्ला के तार के बगैर बिजली पहुंचाने के कॉन्सेप्ट से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन यह भी माना जाता है कि इस सब के पीछे भी बिजली कंपनियों का हाथ था, जो कि टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देना चाहते थे। उनके वार्डन क्लिफ स्थित लैब को भी एक फिल्म प्रोसेसिंग कंपनी को बेच दिया गया था और सन 1917 में अमेरिकी सरकार ने टेस्ला के आंशिक तौर पर पूरे हुए टावर को भी गिरा दिया था, क्योंकि सरकार को यह चिंता थी कि जर्मनी
जर्मनी के जासूस उस टावर का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान सूचनाओं में सेंध लगाने के लिए करेंगे। ये निकोला टेस्ला ही थे जिन्होंने यह कहा था कि क्योंकि मस्तिष्क बिजली पैदा करता है, आप दिमाग की तस्वीरें ले सकते हैं, जिसे आज हम EEG और फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क के बारे में हमारी वर्तमान समझ इमेजिंग तकनीकों में प्रगति के कारण ही तो है। आप इसके लिए निकोला टेस्ला को धन्यवाद दे सकते हैं। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन काल में 300 पेटेंट प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त टेस्ला के द्वारा किए गए कई ऐसे आविष्कार हैं जिनका उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। टेस्ला के निजी जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। टेस्ला हर दिन सुबह के 3 बजे से रात 11 बजे तक काम करते थे। टेस्ला ये दावा किया करते थे कि उन्हें 2 घंटों की नींद पर्याप्त है, लेकिन वे अपने कार्य के मध्य में झपकियां भी लेते थे। व्यायाम के लिए टेस्ला रोजाना 8 से 10 मील पैदल चलते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे पूर्णतः शाकाहारी हो गए थे और भोजन में दूध, ब्रेड, शहद और सब्जियों का रस लिया करते थे। टेस्ला ने अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया था और माना जाता है कि उनमें विलक्षण स्मृति थी। सन 1991 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि मैं काम में जल्दबाजी नहीं करता। जब मुझे कोई विचार आता है तो मैं तुरंत शुरू करता हूँ। इसे अपनी कल्पना में बनाना ही शुरू कर देता हूँ। मैं अपने दिमाग में डिजाइन को बदलता हूँ, सुधार करता हूँ और डिवाइस को संचालित करता हूँ। यह मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता कि मैं अपनी टरबाइन को अपने दिमाग में चलाता हूँ या अपनी दुकान में उसका परीक्षण करता हूँ। निरअपवाद रूप से मेरा उपकरण ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि मैंने कल्पना की थी कि यह होना चाहिए, और प्रयोग ठीक उसी तरह से सामने आता है जैसा मैंने इसकी योजना बनाई थी। 20 वर्षों में एक भी अपवाद नहीं हुआ है। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका दिमाग कितना काम करता था और कल्पनाओं को साकार करने में उनका दिमाग कितना तेज था। वे 8 भाषाओं के जानकार थे, जिनमें सर्बो क्रोएशियन, चेक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, इटालियन और लैटिन का समावेश है। टेस्ला अविवाहित थे और उनका मानना है कि उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि शादी ना करके उन्होंने विज्ञान के लिए एक कुर्बानी दी है। पूरी दुनिया का भविष्य सुधारने वाले निकोला टेस्ला का अंत उतना सुखद नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था। टेस्ला पक्के व्यापारी नहीं थे, जिस वजह से उपलब्धियों के बावजूद वित्तीय रूप से हमेशा परेशानी में रहे, और वो पेटेंट करवाने के मामले में उतने चतुर नहीं थे जितने की एडिसन। अपने जीवन के अंतिम दिनों में टेस्ला के पास पैसा और संपत्ति नहीं थी और उन्होंने एक होटल में अपने जीवन के अंतिम 9 वर्ष बिताए, और वो भी अपने साथियों यानी कि कबूतरों के साथ, जिनको वो हमेशा दाना डालते थे। क्या दुनिया को रोशनी से सजाने वाला इंसान ऐसी मौत और सुनसान विदाई के लायक था? इस दुनिया को इतना कुछ देने के बाद भी दुनिया की बेरुखी के लिए उन्होंने कहा था कि आई स्पेंट ऑल माई लाइफ ट्राइंग टू हेल्प पीपल एंड ऑल आई गोट इन रिटर्न वाज ह्यूमिलेशन। अब क्या कहें, दुनिया ऐसी ही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। निकोला टेस्ला के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों, भाई बंधुओं को वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और करवा भी दें। इतनी अच्छी जानकारी देखकर शायद आप लाइक तो कर ही देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।